गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पाठ 6 केंद्र सरकार में आज हम पढ़ेंगे सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका। सरकार के 2 अंग हम पढ़ चुके हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तीसरा अंग है न्यायपालिका। हमारे संविधान में न्यायपालिका का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 124 से 147 तक है। आप लिख लो यहाँ पे, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। तो इसमें 3 स्तर होते हैं न्यायपालिका के, ये हमें पता है। अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो हम केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे न्यायपालिका में, और राज्य सरकार में हम क्या पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय। और तीसरा अधीनस्थ न्यायालय है जो जिला न्यायालय है। तो देखो, न्यायपालिका में सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। आपके ये टॉपिक हट गया है, वैसे इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता यही रहा है। बस जो मैंने आपको भेजा है हटा हुआ पाठ, उसमें देखना आप, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की योग्यता एक ही पॉइंट है। लेकिन हम इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सब चीज़। तो टॉपिक होगा सर्वोच्च न्यायालय का गठन। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का पहला बिंदु है न्यायाधीशों की संख्या। हमारे मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन समय अनुसार परिवर्तन हुआ और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई है। 2019 में भी परिवर्तन हुआ और 2019 में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। तो देखो, हम शुरू से देखते हैं मूल संविधान में कितने थे। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया। इस पर भी अंडरलाइन कर लो। न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, उनके क्षेत्राधिकार की किस किस क्षेत्र में वो जो है न्याय देंगे, ये न्यायाधीशों का वेतन, सेवा शर्तें, सब कुछ कौन तय करता है? हमारी भारतीय संसद तय करती है। तो समय समय पर, जैसे मूल संविधान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, फिर समय समय पर उन पर परिवर्तन होता गया और 2008 में एक मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई। लेकिन अब आपकी किताबें नहीं है, आप यहाँ लिख लो कि 2019 में फिर परिवर्तन हुआ और न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई। 2008 में 31 थी, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश थे। 2019 में फिर परिवर्तन किया गया, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। आपके यहाँ पर आप लिख सकते हो कर दी गई, इसके बाद यहाँ से लिखो 2019 में न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, इसके बाद ही लिख लेना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अंडरलाइन कर लो इस पे भी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेता है जिनसे वे इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक समझता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम व्यवस्था, इस पे अंडरलाइन कर लो। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम व्यवस्था से की जाती है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं। वह राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
ठीक है। न्यायाधीशों की, ये आप दूसरा हेडिंग भी डाल सकते हो, न्यायाधीश की नियुक्ति। यहाँ से आप दूसरा पॉइंट डाल के लिख दो न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो उसमें आप यहाँ से लिखो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और भारत के जो राष्ट्रपति है वो प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के ऐसे किसी भी न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। ये हमारे मूल संविधान में था, परामर्श लेकर वो जो है प्रमुख मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एक कोलिजियम व्यवस्था होती है, जिसमें जो जैसे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो, जैसे अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। तो जैसे उनकी नियुक्ति की गई, मुख्य न्यायाधीश उनको बनाया गया, तो उसके लिए कोलिजियम व्यवस्था थी। उसमें उससे पहले वाले जो न्यायाधीश थे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो, और उनके अलावा वहाँ के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, उन पांचों, 5 लोग हो गए। पांचों लोग जो है एक सहमति से राष्ट्रपति के पास जो है नाम भेजते हैं कि इसके बाद इनको जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए, और उनमें से ही राष्ट्रपति जो है किसी एक को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर देता है। तो वर्तमान में ये व्यवस्था आप वर्तमान के यहाँ से अंडरलाइन कर लो। 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं, और राष्ट्रपति इन्हीं नामों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है, इस तरह न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। पहला पॉइंट न्यायाधीशों की संख्या होगा, दूसरा पॉइंट न्यायाधीश की नियुक्ति, जिसका जो है आपको वर्णन यहाँ से लिख देना होगा। अब देखो अगला, न्यायाधीशों की योग्यताएं। आपके पॉइंट यही है वैसे कि कौन व्यक्ति जो है न्यायाधीशों की क्या योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ये योग्यता होनी चाहिए कि वो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, ये दूसरी योग्यता। या फिर ये नहीं हो कि 5 वर्ष तक योग्यता न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, ये नहीं हो तो यह है इसमें। फिर उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, यानी वकालत कर चुका हो। अधिवक्ता यानी वकील तो कितने वर्षों तक? 10 वर्ष तक रह चुका हो किसी उच्च न्यायालय में, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। या फिर तीसरी क्या है कि वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। मान लो ऊपर वाली दोनों योग्यताएं नहीं है उसमें, कि वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता भी नहीं रहा और 5 वर्ष तक न्यायाधीश भी नहीं रहा, उसका कुछ समय उसमें बाकी है, लेकिन राष्ट्रपति की दृष्टि से वो कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तो भी राष्ट्रपति उसको जो है न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो आपको जो है ये याद रखना है, और यही याद करना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में जो है क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये आपको तीनों ही याद रखनी है, या लगा के है, लेकिन इन 3 में से कोई एक भी योग्यता होती है तो वो न्यायाधीश बन सकता है। अगला देखो, कार्यपालिका नहीं है, इसको काट के कार्यकाल कर लो। कार्यकाल तथा महाभियोग, इसको काट के क्या करोगे? अगला पॉइंट होगा आपका कार्यकाल तथा महाभियोग की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने समय का होता है, और महाभियोग हमने पढ़ाई था कि कार्यकाल जो होता है, जैसे 65 वर्ष की आयु तक है कार्यकाल। न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल है 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। 65 वर्ष बाद वो सेवानिवृत्त हो जाता है, लेकिन इससे पहले भी वो अपनी स्वेच्छा से पद त्याग कर सकता है, या फिर उस पर जो है महाभियोग साबित हो जाए संसद में, जो हमने पढ़ा था महाभियोग। तो महाभियोग साबित हो जाने पर, यानी कदाचार या असमर्थता के कारण संसद में उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो और महाभियोग साबित हो जाए, तो भी उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। और कार्यकाल कितना है? 65 वर्ष की आयु तक। देखो, तो कार्यपालिका को काटकर कार्यकाल कर लो।
साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष तक रहता है, ये ध्यान रखोगे आप। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। 65 वर्ष बाद तो पद खाली हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले भी वो स्वयं भी त्याग पत्र दे सकता है। दूसरा, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के कारण संसद द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको अयोग्य या आपत्तिजनक आचरण करने वाला प्रमाणित कर देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा। यानी भारतीय संसद में के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से जब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है महाभियोग का किसी भी न्यायाधीश पर, तो उसको अपना पद छोड़ना होता है। और पद छोड़ने का आदेश उसको कौन देता है? राष्ट्रपति। महाभियोग पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश से जो है न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना होता है। और वैसे कार्यकाल 65 वर्ष तक। वेतन भत्ते देखो, वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति पेंशन की व्यवस्था भी है। वेतन एवं भत्ते समय समय पर संशोधित होते हैं, और इनके वेतन भत्ते भी संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, और ये समय समय पर संशोधित भी होते रहते हैं। उन्मुक्तियों का मतलब होता है आलोचना। उन्मुक्तियां, इस शब्द को अपना आलोचना भी कह सकते हैं। न्यायाधीशों के अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। यानी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भी फैसला दे देते हैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर सकते। यानी दूसरे किसी भी न्यायालय में उनकी आलोचना नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सर्वमान्य होते हैं, वो सबको मानने पड़ते हैं। 7वां है न्यायालय का मुख्य स्थान। अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। 8वां है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगे हुए हैं कि वो सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो देखो प्रतिबंध क्या है। संविधान में ये निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, वे पद से निवृत्ति के बाद भारत की किसी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। ये उन पर प्रतिबंध है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। आपके पूरा 7 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। तो गठन के 8-9 बिंदु हो जाएंगे। आप नियुक्ति का अलग से बिंदु बना लोगे तो, और ये आपको कंप्लीट प्रश्न का उत्तर याद करना है। और आज का होमवर्क भी आपको यही करना है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन को समझिए, और ये 9 बिंदुओं का वर्णन आपको इसमें करना है। अगला आपका जो ये पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ, ये आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। तो आपको सिर्फ गठन तैयार करना है। ये पार्ट पूरा हो गया आपका। इसके महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह आप पढ़ोगे, और जो भी प्रश्न मैंने आपको इसके भेजे हैं वो आपको करने हैं। 7 नंबर का एक ही बड़ा प्रश्न आएगा इसमें, और पीछे के जो प्रश्न है वो भी आप देखना। किसी का उत्तर नहीं आए तो पूछ लेना। बाकी सारे सिंपल है, इसमें है जो भी हमने पढ़ा उसी में है सब, तो आपको पूरे करने हैं।